हाँ, तो आज किसके बारे में बताने वाला हूँ। तो आज हिस्ट्री का क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से। हिस्ट्री के क्लास में अशोक तक का हो गया था, मतलब अशोक का स्टार्टिंग बिंदुसार तक का हो गया, मौर्य साम्राज्य में बिंदुसार तक का हो गया था। ठीक है, उसमें अशोक का कुछ डिटेल्स मैंने दे दिया था बिंदुसार वाले टॉपिक में, कि जो कि था जन्म कब हुआ, उसका माता पिता कौन है, भाई कौन है, कितने वंश है, ये सब के बारे में मैंने बता दिया हूँ। आप पिछले जाके वीडियो में देख सकते हो, हिस्ट्री वाले क्लास में हिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री, उसमें जाके देख सकते हो। तो मैं आज टॉपिक अशोक का थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं मौर्य साम्राज्य में 3 ही राजा के बारे में पढ़ना है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार के बारे में थोड़ा ज़्यादा, अशोक के बारे में पढ़ना है। अशोक के शिलालेख विलालेख बहुत सारे हैं, तो उसके बारे में आज वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देख लो अशोक का पार्ट 2 ये समझ लो, पार्ट 1 ही समझो। ठीक है, अशोक यहाँ लिख लो, आप एड्रेस मान लो अशोक, अशोक। ठीक है, अशोक लिख लो यहाँ पे, पार्ट 2 है ये, पार्ट मतलब पार्ट 1 ही समझो, क्योंकि अशोक के बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं दे दिया हूँ बिंदुसार वाले टॉपिक में, लेकिन ज़्यादा जानकारी अब मैं यहाँ से स्टार्टिंग कर रहा हूँ अशोक के बारे में। तो उसमें कहाँ से जानकारी बता दिया था, तो एक ओवरव्यू में देख लेता हूँ जो आपको बंदों को नहीं पता होगा। जैसे कि देखिए, हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, अशोक का टॉपिक भी बहुत बड़ा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते हैं, मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा देख लेना। अब देख लो यहाँ पे अशोक में क्या है कि मैंने बता दिया था कि जन्म कहाँ हुआ था, राजा कब बना था, 200 कब बना था राजा, देखो बना था 273 ईस्वी में। क्या बना था, 273 बीसी में बना था, ईस्वी नहीं, एडी और बीसी में अंतर है, ये बता दिया हूँ। एडी जो है वो क्या है, आज के ज़माने का है, जो 23 22 24 ऐसे चलेगा ना, 22 23 24 25 आगे चल रही तो एडी है। और जो पहले 1 ईस्वी से पहले के जितने समय था वो बीसी था, सारे उल्टे चलते थे। ठीक है, 2020 के बाद अगर बीसी है 2020 तो उसके पहले, उसके बाद क्या आएगा, 2019 आएगा, 2019 का 2018 आएगा, ऐसे आती थी। ठीक है, वैसे ही मैं आज बता दे रहा हूँ कि बीसीडी के बारे में अंतर चल गया। और जो अशोक का इतिहास है और मौर्य समाज का इतिहास है वो सारे बीसी में है, नोट एडी, सारे बीसी में है। ठीक है, मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, वो बीसी में, उसके साल जो है उल्टे चलते थे। तो वैसे ही मैं बता दे रहा हूँ कि अशोक का जो सिंहासन में बैठा था, वैसे तो मैं डिटेल्स बता दिया, उसका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, सारा बता दिया हूँ मैं। तो एक ओवर ही बताता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो देख लो, अशोक का राज सिंहासन पर जब बैठा था, देखो अशोक गद्दी पे बैठने के समय वो 2 जगह का, पहले अवंती का राज्यपाल था, फिर वो तक्षशिला जाता है, वहाँ का राज्यपाल बना दिया जाता है। क्यों, क्योंकि तक्षशिला में विद्रोह होता है, और तक्षशिला में जब विद्रोह होती है ना, तो सुसीम को भेजता है बिंदुसार कि जाओ वहाँ पे संभालो। सुसीम से नहीं संभलता है, क्योंकि सुसीम उस लायक होता है नहीं है, बड़े बेटा होता है बिंदुसार का 101 बेटा होता है। ठीक है, अशोक 2 भाई होता है अपना। ठीक है, और इसकी माता का नाम स्वधरांगी होता है, इसको धर्मा भी बोला गया था, इसे बता दिया हूँ मैं। तो वहाँ पे जाता है सुसीम पियक्कड़ एक नंबर का लफ्कोबाज होता है, उससे कुछ नहीं संभलता है, उतनी अर्थ से भी नहीं जानता है। अशोक बहुत तगड़ा लेवल का बंदा था और उस समय क्रूर था। ठीक है, अशोक का नाम अगर चल गया अशोक तो युद्ध शांत होकर आएगा, या तो प्यार समझ जा या फिर कहानी खत्म करके आ जाए। तो जब सुसीम जाता है ना, सुसीम को थपड़िया के भगा देता है, उसे नहीं संभलता है। अब आते ही वो बोलता है पापा मुझे वहाँ पे ढूंढ के भेज दिया वापस, तो अशोक को भेजता है कि जा बेटा तू संभाल। अशोक वहाँ पे जाता है और ख़त्म कर देता है, पहले प्यार समझाता है वहाँ के तक्षशिला के बंदों को, तक्षशिला जो अफगानिस्तान में है, नहीं संभलता है, नहीं संभलता है तो वहाँ पे शांत करता है। फिर अशोक उठा लिया हथियार तो बंदा खत्म वहाँ पर कहानी। क्योंकि अशोक के बारे में जानते हो, द ग्रेट चक्रवर्ती सम्राट अशोक ही बना था इंडिया में, जो कि उसके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार 8 महाजनपद को जीत पाते हैं और कलिंग को जीत नहीं पाते हैं, लेकिन अशोक 16 महाजनपद को भी जीतता है और कलिंग को भी जीत जाता है। कलिंग में ही सब भयंकर तहलका हो जाता है, जिसको पूरा वर्ल्ड इतिहास रखता है वो युद्ध को। ठीक है, तो आप देख लो अशोक जाता है वहाँ पे, अब तक्षशिला का ही उसे राज्यपाल बना दिया जाता है, राज्यपाल। अब राज्यपाल जब बना दिया जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, किसकी मृत्यु हो जाती है 273 बीसी में, किसकी, बिंदुसार की। अब यहाँ पे पाटलिपुत्र में इसकी मृत्यु हो गई, तो जितने भी 100 राजा हैं उसमें सारे बंदे चाह रहे थे, 100 पुत्र हैं इसके, और भी बड़े पड़ोसी अड़ोसी रिलेशन वाले सब चाह रहे थे कि मेरा बड़ा बेटा सुसीम ही बने, मगध की गद्दी पे बैठे, जो कि उस लायक नहीं थी, प्रजा नहीं चाह रहा था। ज़बरदस्ती ये बैठ जाता है गद्दी पे, कि कौन, इसके मरते 273 बीसी में सुसीम। अब पता चलता है उसकी मम्मी जो धर्मा होती है उसे क्या करता है, इस लोगों ने मार देता है, सारे भाइयों ने मिलकर मार देता है, क्योंकि वो सौतेली मात होती है, किसी का बनता नहीं है, धर्म रक्षा है, सारे अधर्मी थे वहाँ पे, मार देता है। तो अशोक को इस बात का पता चलता है, तो अशोक जानते हुए उस समय कितना भयंकर था, बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद एक्सेप्ट करता है। उसमें आता है तहलका मचाता है, 100 भाइयों को, 99 भाइयों को अपने मुंडी मतलब मार देता है, निपटा देता है, और फिर प्रजा के हिसाब से वो गद्दी पे बैठ जाता है। प्रजा चाहती थी अशोक बैठे, तभी बैठा, क्योंकि वो एक न्यायप्रिय शासक था। ठीक है, क्योंकि अब बैठ गया गद्दी पे, तो कब बैठा, 273 में। राजा तो 273 में बैठने का था, लेकिन इसका जो राज्याभिषेक होता है वो 269 बीसी में होता है, 273 में राजा बनता है आके, और 4 साल घर युद्ध चलता है। बंदों को एक आया और निपटा थोड़ा मार देगा, 100 राजाओं को प्लान से मारना पड़ता है, तो निपटाता है। उसके बाद फिर 4 साल के बाद 269 बीसी में ये राजा बन जाता है, 269 बीसी में। तो 269 बीसी में ये राजा बन गया, और उसके बाद अपने 8वें वर्ष ये कलिंग का युद्ध लड़ता है बंदा,
और कलिंग युद्ध में तबाही मचाता है। अब कलिंग युद्ध में तबाही मचाता है इतना कि 2.5 लाख लोग मारे जाते हैं, जिसमें से इसका देख के हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो मैंने क्या बोला कि अशोक जो है वो क्या था, अशोक जो है गद्दी पे बैठने के समय कहाँ का राज्यपाल था, तो अवंती एंड क्या, अवंती एंड, यहाँ पे लिख लो कहाँ का राज्यपाल था, मेरे वर्ड पे भी जाना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप क्वेश्चन मानना और जो लिख रहा हूँ उसको आंसर मानना। तो अवंती एंड तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला का राज्यपाल था। दोनों में जो ऑप्शन रहे मार देना, ठीक है, जो पहले आए अवंती आए तो अवंती मार देना, तक्षशिला है तक्षशिला मार देना, क्योंकि देखो पहले अवंती का था राज्यपाल वो, क्योंकि राजाओं का बेटा उस समय अलग अलग प्रांत के राज्यपाल ही हुआ करते थे, तो स्वयं भी कहीं का राज्यपाल था, तो पहले अवंती का राज्यपाल था, जिससे उज्जैन भी बोला गया, अवंती को ही उज्जैन बोला गया, तो मध्य प्रदेश के एरिया में, ठीक है। तो आपको मालूम है जैसे ही अवंती से फिर जाता है ये, तो इसे भेज दिया जाता है तक्षशिला राज्यपाल बना के, वहाँ पर ये निपटा के आता है। तो पूछ देगा क्वेश्चन में कि कहाँ के था, तो अवंती और तक्षशिला दोनों का था, ठीक है, पहले अवंती का था फिर तक्षशिला का बनता है। अब देख लो, अब मैंने क्या बताया, 269 BC में राजगद्दी पे बैठ गया, उसके 8वें वर्ष 261 BC में, उस समय उल्टी चलती थी अपनी, मतलब डेट जो है वो उल्टी चलेगी ना, 261 BC में कलिंग का युद्ध होता है। अब कलिंग का युद्ध क्यों होता है मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया हूँ। मेनली रीज़न ये समझ लो कि कलिंग जो है एक ताकतवर उस समय प्रांत होता है जो कि इसके बीच में आ रहा था बार बार, अशोक के राज्य के मगध के बीच में, ना इसे आगे बढ़ने दे रहा था, और पूर्वी देशों से जो व्यापार चल रही थी वो इसमें कलिंग ज़्यादा आगे बढ़ रहा था, और नौसेना कलिंग के पास बहुत तगड़ी थी, और ये थोड़ा और इकोनॉमिक्स बढ़ा के ताकतवर बन रहा था। इसके बीच में अशोक के बीच में ये आ रहा था, और दो मेन रीजन है, एक इकोनॉमिक्स वीक हो रहा था और ये अपना राज्य बढ़ा रहा था, कलिंग राज्य भी अपना बढ़ा रहा था, क्या पता एक दिन मगध को भी हथिया लेता। और ये दूसरा कारण था कि इसका दादाजी जो है चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार भी जीत नहीं पाए थे, दो भाम। पहले ये फरमान भेजता है कि आजा मेरी तरफ नंदराज, नंदराज या पद्मनाभन, जो भी नाम वहाँ का आप राजा को देख लोगे, कहीं आपको पद्मनाभन मिलेगा, कहीं नंदराज मिलेगा, ठीक है, तो आप नंदराज को ही मानो कि नंदराज का वहाँ का राजा था, ठीक है। अब इसे भेजता है फरमान कि आजा मेरे पास, वो नहीं आया कि नहीं मुझे नहीं आना है तुम्हारे अंडर, मैं अपने ताकतवर हूँ, ताकतवर था, तो अब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। निकलता है अशोक और इतनी भयंकर तबाही मचाता है ना, और इतनी भयंकर तबाही मचाता है कि खून की नदियाँ बजाती है, सारे बच्चे और सारे को काट दिया जाता है। उसके बाद कुछ बच जाते हैं तो वो रोते हुए देख के नदियाँ बजाती हैं वहाँ के खून से। कहाँ पे, कलिंग में, कलिंग आज के उड़ीसा वाले क्षेत्र पे है, ठीक है, और वहाँ की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लेता है। उस समय कलिंग की राजधानी तोसली था, वहाँ पे अधिकार कर लेता है, और अधिकार करके क्या करता है, बन जाता है। उसके बाद जब वो देखता है कितनी तबाही मची, लगभग 250 लोग मारे गए हैं, 1 लाख इधर और 1.5 लाख उधर के लोग, तो इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और ये पिघल जाता है बंदा। अब पहले निर्दयी था, ये कठोर था, अब ये बौद्ध धर्म एक्सेप्ट करके वो बन जाता है कि नहीं अब युद्ध ही छोड़ देना है, बिल्कुल भी अहिंसा। उसके बाद ही ये शिलालेख लिखवाता है सारे, पहले ये शिलालेख नहीं लिखवाता, पहले तो युद्ध में ये व्यस्त था, उसके बाद जब कलिंग युद्ध के बाद ही ये शिलालेख लिखवाता है। शिलालेख लिख के मतलब मैं बताता हूँ पहले, तो फिर क्या हो गया, कहाँ तक बता दिया था मैं, इसके पहले वाले वीडियो में थोड़ा जानकारी बता दिया हूँ, अब ये बता दिया मैंने। अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है, किस अभिलेख में, तो अशोक का नाम अशोक सिर्फ मास्की एंड गुर्जर अभिलेख में मिलता है, जो कि एक आंध्र प्रदेश में है और एक गुजरात में, ठीक है, अशोक उसी मिलता है। बाकी जितने भी शिलालेख हैं सारे में इसका नाम देवान प्रिय, देवप्रिय, प्रियदर्शी राजा, ये सब लिखा मिलता है, ठीक है, और कहीं नहीं, सिर्फ अशोक कहाँ मिलता है, मास्की एंड गुर्जर अभिलेख में, यह बात याद रखना। तो अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है, अशोक का अशोक नाम मास्की एंड गुर्जर अभिलेख मिलता है, ये मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया हूँ, ठीक है। और अवंती एंड तक्षशिला का हो गया, राज्यपाल था ये तो बता दिया हूँ। 269 BC में ये बैठ गया गद्दी पे, यही बता दिया हूँ मैं। उसके बाद कलिंग पे युद्ध किया, 261 BC में कलिंग को जीत लिया, कलिंग जीत लिया। कलिंग जीतने के बाद ये क्या करता है कि इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लेता है। कलिंग युद्ध की जानकारी डिटेल्स में कहाँ मिलती है, तो अशोक के 13वें अभिलेख में। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं रेड से कर देता हूँ कि अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, ठीक है, शिलालेख, ये लिख लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा क्वेश्चन, तो शिलालेख में मिलता है। तो 61 BC में युद्ध हुआ था, लगभग 250 लोग मारे गए थे, और तोसली पे आकर अटैक कर लेता है, आपने एक्सेप्ट कर लेता है दोनों युद्ध में, और 16वें महाजनपद पे अशोक का कब्जा हो जाता है, ठीक है। भारत के सिर्फ सुदूर दक्षिण को छोड़ करके, मतलब केरल वाले जो राज्य चेर चोर पांडे वाला इलाका उस समय छोड़ दिया, उसमें नहीं गया, उधर कोई मालूम नहीं है। उससे पहले इसने इतना तहलका मचाया, 50 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे इसका कब्जा हो गया था। भारत के आज से भारत का एरिया आज कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, और उसमें 50 लाख किलोमीटर स्क्वायर पे अशोक का कब्जा था। ईरान से हमारा बॉर्डर मिलता था भारत का उस समय, ठीक है, म्यांमार, ये सब सारे इसी के अंडर था, अशोक के अंडर। और 5 प्रांत थे अशोक के, ये याद रखना, 5 प्रांत था। 5 प्रांत का मैं राजधानी बताऊंगा, कौन से प्रांत है वो आगे बताऊंगा डिटेल्स में समझा के, ठीक है। अभी मैं ये बताता हूँ क्योंकि कंटिन्यू बताऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा।
तो 261 बीसी में कलिंग पे युद्ध कर लिया। अब देखो यहाँ पे कि कहाँ से बता रहा था, ये तो कलिंग पे युद्ध हो गया। इसके पहले इसने क्या किया, बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लिया। कलिंग युद्ध के बाद ही बौद्ध धर्म एक्सेप्ट करता है, ये तो आपको मालूम है, याद रखना मेरी। इससे पहले मैं बताता हूँ कुछ जानकारी कि फिर जब अशोक राजा बन गया, तो अशोक राजा बन गया तो अशोक जब राजा बना ना, तो इसके दरबार में अशोक के 5 यवन राजाओं से मित्रता हो गई। मित्रता थी भी पहले, मित्रता हो गई। तो मिस्र के राजा फिलाडेल्फस द्वितीय, इसे टॉलमी द्वितीय ही बोला गया। फिलाडेल्फस बोलो या टॉलमी द्वितीय बोलो या फिर तुर्मे बोलो, इंडिया में उसे तुर्मे नाम दिया गया है, ठीक है, याद रखना। तो कहाँ का राजा, मिस्र का राजा टॉलमी द्वितीय, ये मिस्र का राजा था, ठीक है, मिस्र का राजा टॉलमी द्वितीय या फिर फिलाडेल्फस या फिर तुर्मे, तीनों बड़ा नाम लिख लेना आप। इंडिया में उसे तुर्मे बोला गया और यवन में उसे फिलाडेल्फस या टॉलमी, तो मैं टॉलमी लिख देता हूँ, ठीक है, टॉलमी मुझे अच्छा लगता है लिखने में, इसलिए टॉलमी द्वितीय, जो भूगोल भारत का भूगोल नाम का ये लिखा था, यही था। और यही राजा था। इसने अपने एक राजदूत भेजा अशोक के दरबार में कि जाओ अशोक के दरबार में, से आज का इंडिया भेजता ना अलग अलग राज्य, मतलब देश में प्राइम एम्बेसडर, वैसे ही भेजा अशोक ने, मतलब अशोक ने नहीं, टॉलमी द्वितीय ने भेजा। इसका नाम फिलाडेल्फस भी है, तुर्मे भी, आप लिख लेना, ठीक है। अशोक के दौरान भेजा, जिसका नाम था डायन्यूसियस, ठीक है, यहाँ पर नाम लिख देना। जो राजदूत भेजा उसका नाम था डायनीसियस, ठीक है, डायोनीसियस या डायनीसियस, जो भी आप नाम है याद रखना, यही होता है, ठीक है, डायनीसियस। डायमेकस था बिंदुसार के दरबार में, ठीक है, और मेगस्थनीज जो आया था राजदूत बन के, वो उसका था चंद्रगुप्त के दरबार में था, तो ठीक है, डायनोसियस के दरबार में था, जो कि टॉलमी द्वितीय, जो कि मिस्र का राजा है, उसका क्या था, राजदूत था, ठीक है। ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है क्वेश्चन में। और ये किसके कथन के अनुसार, प्लिनी के कथन के अनुसार। प्लिनी एक लेखक है, ठीक है, उनके प्लिनी के कथन के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, जो है प्लिनी कथन के अनुसार टॉलमी द्वितीय या फिलाडेल्फस द्वितीय अपना राजदूत अशोक के दरबार में भेजा था, जिसका नाम था डायोनीसियस, ठीक है, ये याद रखना आप। उसके बाद फिर क्या हो गया, उसके बाद कुछ और जानकारी लिखो, अभी तो मैं बहुत सारी जानकारी दूंगा आपको बोलते बोलते। अब क्या हो गया कि फिर इसने क्या किया, अशोक ने, पहले बता रहा हूँ थोड़ी जानकारी। अशोक ने अब आजीवकों को रहने के लिए, आजीवक किसे बोला गया है, आजीवक संप्रदाय एक था जिसका संस्थापक मखली गोसाल थे, ठीक है, याद रखना, ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल हैं। इनके जो फॉलोवर्स होते हैं उसे आजीवक बोला गया है, ठीक है। तो आजीवकों को रहने के लिए अशोक ने 4 गुफा प्रदान किया था बराबर की पहाड़ियों में। बराबर की पहाड़ी कहाँ है, गया में। तो कहाँ आजीवकों को रहने के लिए, आजीवकों को रहने के लिए अशोक ने कहाँ, किस पहाड़ी में दिया था वो, तो बराबर की पहाड़ी में एक आशियाना बनाया था, बराबर की पहाड़ी, ठीक है, बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा का निर्माण करवाया था आजीवकों को रहने के लिए। बराबर की पहाड़ी कहाँ है, गया जिला में पड़ता है, गया और जहानाबाद के जिले में पड़ता है बराबर की पहाड़ियाँ, ठीक है। वहाँ पे ये 4 झोपड़ी बनवाया, 4 मतलब गुफा बनाया था आजीवकों को रहने के लिए, ठीक है। उस गुफा क्या नाम था, बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा बनवाया आजीवकों को रहने के लिए, ठीक है। और उसका नाम क्या था उस गुफा का, तो यहाँ पे लिख लो, रेड में लिखा आता हूँ। पहला का नाम था क्या, सुदामा, सुदामा जो नाम था। विश्व झोपड़ी, ठीक है, दूसरा। और तीसरा क्या, सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपाड़ एंड कर्ज, ठीक है। ये 4 जो है पहाड़ियों में गुफा खुदवाया गया अशोक के द्वारा। और आजीवकों को रहने के लिए वहाँ पे क्या बनाया गया, आजीवकों को रहने के लिए वहाँ पे आवास बनाया गया, ठीक है। आजीवक कौन होते हैं, आजीवक संप्रदाय संस्थापक। इसके जो पापा जी थे ना बिंदुसार, वो आजीवक संप्रदाय के ही फॉलोवर्स थे, ठीक है। और ये बुद्ध धर्म के फॉलोवर्स बन जाता है। और इन्हें देवों का पीढ़ी भी बोला गया है, क्योंकि ये दोनों धर्म में विश्वास करते थे। पहले ये शिव धर्म के फॉलोवर्स थे, बाद में बौद्ध धर्म बन जाते हैं काटने के बाद कलिंग में। तो ये 4 झोपड़ी का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा बनाया था आजीवकों के लिए अशोक ने। और इसी का पौत्र जो इसके बाद राजा बनता है, पुराणों के हिसाब से अशोक के बाद जो राजा बनेगा वो इसी का पुत्र कौन बनेगा, कौन बताओ जरा, मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया हूँ, ठीक है। तो देखो बराबर की पहाड़ियों में अशोक के बाद जो है वो दशरथ बनता है। रियल में जो है इतिहास के हिसाब से दशरथ बनता है राजा, क्योंकि दशरथ ही नागा अर्जुन गुफा प्रदान करता है आजीवकों को, ठीक है। तो दशरथ इसके बाद उसका पौत्र होता है, दशरथ जो होता है वो इसका पौत्र होता है। यहाँ लिखो, तो नागा अर्जुन गुफा दिख रहा है ना आपको, नागा अर्जुन गुफा जो कि बराबर की पहाड़ियों में ही है, प्रदान करता है नागार्जुन गुफा दशरथ, मैं लिख लेता हूँ, एक बार लेता हूँ। नागार्जुन गुफा दशरथ प्रदान करता है किसे, आजीवकों को, ठीक है।
नागा अर्जुन गुफा दशरथ देता है, दशरथ बनवाता है। ठीक है, अब लिख लेना, मैं उतना क्या लिखा हूँ, दशरथ जो यहाँ पे डैश मारता हूँ। नागा अर्जुन गुफा दशरथ प्रदान करता है, जो कि अशोक का पौत्र होता है और नेक्स्ट राजा बनता है। ठीक है, वो अजीबों को रहने के लिए नागा अर्जुन गुफा जो कि बराबर की पहाड़ियों में है वो प्रदान करता है अजीबों को रहने के लिए। तो ये दो बात याद रखना कि बोलेगा कि नागा अर्जुन गुफा कौन देता है अजीबों को रहने के लिए, तो दशरथ देता है। दशरथ कौन था, अशोक के पौत्र था। ठीक है, अब एक मिनट रुक जाना, इंक भर लेता हूँ। हाँ, तो अभी कहाँ बता रहा था, इंक भर लिया मैंने। अब देखो, नागार्जुन गुफा प्रदान करता है कौन, दशरथ। ठीक है, अब मैं मिटा दे रहा हूँ इसे। ठीक है, बस जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ। हिस्ट्री बहुत लंबी है, बताने लगूँ तो अशोक की 5 क्लास लगेगी। और अगर चाहते हो आप तो कमेंट करना कि हाँ डिटेल्स में बताओ, जो कि लेवल है बीपीएससी और यूपीएससी का, तो मैं वो ही बता सकता हूँ, क्योंकि मैं हिस्ट्री से ऑनर्स कर रहा हूँ। तो मुझे इतना तो मालूम है कि बीपीएससी यूपीएससी में क्या पूछता है, एनसीईआरटी से पूछता है। तो वही जो इम्पोर्टेंट है उसमें, उसी से मैं छाट के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें सारे किताबों का मिक्सर भी होती है, लूसेंट हो गया आपका, बहुत सारे जो भी बुक है सारे का मिक्सर है। तो आप पूछ सकते हो, तो डिटेल्स में भी मैं समझा सकता हूँ। अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट करना। ठीक है, कि मुझे डिटेल्स में पढ़नी है तो मैं बता दूँ, डिटेल्स में भी स्टार्ट कर दूँगा क्लास। ये डिटेल्स है, मतलब सीजीएल वीजीएल तक का काफ़ी है, बीपीएससी तक का काफ़ी है, दरोगा तक का काफ़ी है, एसआई तक के लिए काफ़ी है। यूपीएससी में भी क्वेश्चन आएगी, लेकिन मेन तो है, सारे से आएंगे। हिस्ट्री है तो सारे आएंगे, तो आप टेंशन फ्री हो जाओ, बिल्कुल सारे से आएंगे क्वेश्चन, आप बनाना बन जाएगी बिल्कुल भी। तो अशोक में कहाँ बता दिया, बराबर की पहाड़ी में इसने गुफा प्रदान किया अजीबों को रहने के लिए। अजीबों कौन होता है, अजीब समुदाय के वो होते हैं। अब मैं बताता हूँ आगे। अब कलिंग युद्ध के बाद इसका जो गुरु होते हैं वो उपगुप्त से ये बौद्ध धर्म में दीक्षा लेता है। क्या लेता है, उपगुप्त। तो ये इनका बौद्ध धर्म में दीक्षा देने वाला कौन होता है, तो बौद्ध धर्म के दीक्षा देने वाला उपगुप्त, इनके गुरु का नाम होता है उपगुप्त। बौद्ध धर्म का दीक्षा लेता है उपगुप्त से। उपगुप्त मतलब उपगुप्त गुरु होते हैं बौद्ध धर्म के। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का जो दीक्षा लेता है अशोक, वो उपगुप्त से लेता है। ठीक है, और उपगुप्त से लेने के बाद उपगुप्त के साथ ही ये बौद्ध यात्रा भी करता है। अशोक अपने जो है अजीबकों का, देखो पहले एक बात याद रखना कि अजीबकों को रहने के लिए जो ये गुफा प्रदान करता है बराबर की पहाड़ियों में, इसका उल्लेख कहाँ पे है, सारा उल्लेख है। अशोक की जो हिस्ट्री है वो सिर्फ शिलालेखों से पता चला है। ठीक है, और अलग अलग शिलालेखों को अलग अलग बंदों ने खोजा है। अंग्रेज ने सबसे पहले 750 ईस्वी में पैंथलर नाम का एक बंदा ने खोजा था, और पढ़ा सबसे पहले 1837 ईस्वी में प्रिंसेप ने। अब मैं बता रहा हूँ कि जो बराबर की पहाड़ियों में इन्होंने क्या किया था, गुफा दी अजीबकों को, तो उसका उल्लेख कहाँ पे है, तो 7वें अभिलेख में मिला है। तो आप एक ये हेडिंग लिख लेना। ठीक है, कि एक हेडिंग लिख लो कि अशोक जो है जो गुफा प्रदान किया अजीबकों को रहने के लिए, उसका उल्लेख कहाँ पे है, तो 7वें शिलालेख में है, लिखा हुआ सी जगह है। ठीक है, और कलिंग युद्ध के बारे में 13वें अभिलेखों में। उसके बाद अशोक जो है अपने राज्यपाठ करने के बाद, कलिंग युद्ध करने के बाद अपने 10वें वर्ष ये कहाँ निकलता है, उपगुप्त के साथ यात्रा पर निकलता है, उपासक के रूप में यात्रा पर निकलता है, धर्म यात्रा पर। इसकी उल्लेख 7वें अभिलेख और 8वें अभिलेख दोनों में लिखा गया है। जो 14 अभिलेख है शिलालेख है, उस दोनों में 7वें और 8वें शिलालेख में अपने धर्म यात्रा के बारे में बताया अशोक ने। तो जो अपने राज्यपाठ के 8वें वर्ष तो वो युद्ध लड़ता है कलिंग का, उसके बाद बौद्ध धर्म एक्सेप्ट करके जो सबसे पहले 10वें वर्ष अपने मतलब राज्यपाठ के 10वें वर्ष ये जहाँ जाता है, सबसे पहले बौद्ध गया जाता है। बौद्ध धर्म एक्सेप्ट करने के बाद सबसे पहले बौद्ध गया जाता है। उसके बाद कहाँ जाता है, उसके बाद नीलामी तरफ जाता है। नीलागी या नीलामी नाम है, नीलामी सागर है, उधर जाता है ये। ठीक है, मतलब अपने 12वें वर्ष 269 ईस्वी के 12वें वर्ष जो है नीलागी तरफ जाता है, नीलागी तरफ। उसके बाद अंतिम जो अपने 20वें वर्ष, अपने राज्यपाठ के 20वें वर्ष ये लुम्बिनी जाता है, नेपाल, जहाँ के बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था। 20वें वर्ष जाता है, याद रखना ये सब। ठीक है, तो अपना ये राज्यपाठ के कलिंग युद्ध करने के बाद जब एक्सेप्ट कर लेता है बौद्ध धर्म, उसके बाद ये अपने राज्यपाठ के 10वें वर्ष ये बोध गया जाता है, जहाँ बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बिहार में है ये। 12वें वर्ष ये नीलागी या नीलामी, नीलागी ही है शायद, नीलागी सागर, आप एक बार ध्यान दे देना, नहीं से नाम है इसका भी। और 10वें 12वें, उसके बाद 20वें वर्ष, 20वें वर्ष ये वर्ष है, सारे वर्ष हैं। ठीक है, 10वें वर्ष, 12वें वर्ष, 20वें वर्ष ये लुम्बिनी जाता है। ठीक है, लुम्बिनी मतलब नेपाल। ठीक है, नेपाल, ये बिहार में, नेपाल में, ये सागर में जाता है, ये बौद्ध यात्रा पर, धर्म यात्रा पर। और नेपाल में जाता है तो वहाँ पे जो है
एक स्तंभ लेख रुमंदोई है, जो सबसे छोटा स्तंभ लेख है वो सबसे छोटा। वहाँ पे इसने वहाँ पर बौद्ध भगवान के जन्म होने के कारण वहाँ के प्रजाओं में, वहाँ के राजाओं मतलब वहाँ की जनता में जो कर है, टैक्स है, वो 1/6 से घटा करके 1/8 कर देता है। ये लिख लेना आप, मैं आगे बताऊँगा वैसे। तो लुम्बिनी में ही ये स्तंभ लेके बताया गया है, वहाँ पे 1/6 से जो है टैक्स घटा के 1/8 कर देता है। ठीक है, तो ये भी अशोक के बारे में आप लिख लेना एक जानकारी। अब आगे ही बता दूंगा, अब ऐसे लिख लेना, एक्स्ट्रा फैक्ट ही दे रहा हूँ। अब इसके बाद बताता हूँ मैं क्या है। तो एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये लोग चले गए। अब बताओ यहाँ पे क्या बताऊँ मैं। अब अशोक के शिलालेख के बारे में बता देता हूँ कि क्या है शिलालेख। तो अशोक की जो सारी जानकारी मिलती है वो शिलालेख में मिलती है। ठीक है, अब शिलालेख किसे बोलते हैं, स्तंभ लेख किसे बोलते हैं और गुहा लेख भी किसे बोलते हैं। देखो, अभिलेख लिखने का काम सबसे पहले भारत में अशोक ने ही किया था। अशोक से पहले कोई भी अभिलेख नहीं मिलता है। सारी जानकारी मिलती है वो पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है, किताबों से मिलती है, पांडुलिपि वो से मिलती है, पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखने वाली बेलपत्र, ये सबसे मिलती है, कोई बंदे से मिलती है जो अपने अपने बुक लिख दिए हैं। लेकिन जो अभिलेख लिखा गया है वो अशोक के समय से लिखा गया, अशोक ने लिखा है। आज से लगभग 2300 साल पहले के सारे अभिलेख हैं। ठीक है, तो भारत में पहले पूरे विश्व में सबसे पहले शिलालेख या अभिलेख लिखने का काम पत्थरों पर किसने किया था? डरायस ने, जो कि फारस का सम्राट होता है दारायस, जिसका भारत में दारा प्रथम भी बोला गया था। ठीक है, यही भारत में सबसे पहले प्रथम आक्रमण करता है, विदेशी जो आक्रमण होता है, ये याद रखना। ठीक है, वही आक्रमण सबसे पहले लिखता है। उसी से शायद इंस्पिरेशन लेके अशोक भी भारत में शिलालेख का प्रचलन करता है लिखना। ठीक है, कि पत्थरों पे वहाँ एकदम परमानेंट गुदा देना कि कुछ भी हो, बारिश आए, तूफान आए, कहीं कभी ना मिटे वो, इसलिए वो अभिलेख लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, अशोक। तो भारत में सबसे पहले शिलालेख लिखने का काम, अभिलेख लिखने का काम कौन करता है? अशोक। अशोक से पहले जितनी भी जानकारी मिलती है शिलालेख से नहीं मिलती है। अशोक की जितनी भी हिस्ट्री है वो शिलालेखों से मिलती है। और किसने लिखा? किसने लिखा ज़्यादातर हिस्ट्री? अंग्रेजों ने। तो 12वें अभिलेख में, और अशोक की जितनी भी वो है वो क्या, यहाँ से मिलती है। ठीक है, तो भारत में शिलालेख की शुरुआत, ये भी लिख लेना आप, शुरुआत किसने किया? अशोक ने किया, अशोक ने किया। ठीक है, अब बताओ, अब इसके अभिलेखों को, अभिलेख उसे बोलते हैं कि जो हार्ड चीज़ पे गुदवा के लिखा जाए, चाहे वो पत्थर हो, लोहा हो, दीवार हो, कुछ भी हो, स्तंभ हो, कुछ भी हो, गुदवा कर लिखा जाए, उसे खोद करके लिखा जाए, तो उसे अभिलेख बोला गया है। ठीक है, और अभिलेख जो है, इसके अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। मेनली 3 भागों में, वैसे तो 5 भागों में है, छोटा बड़ा भी है। ठीक है, लेकिन मेनली 3 भागों में आप लिखो। पहला जो है, इसके अभिलेखों को, यहाँ ये शिलालेख नहीं है, अभिलेख या शिलालेख जो भी है, अभिलेख लिखने का काम, यहाँ अभिलेख लिख लो। शिलालेख भी तो ये स्टार्ट किया है। अभिलेख की शुरुआत भारत में, विदेश में तो सबसे पहले डरायस ने किया था। ठीक है, उसी से इंस्पायर लेकर अशोक ने भी किया, बोला जाता है। ठीक है, और क्या मैंने बोला कि इसके अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। इसके अभिलेखों को 3 भागों में आप बता सकते हो। ठीक है, पहला जो है शिलालेख बोल सकते हो, शिलालेख। दूसरा क्या बोल सकते हो? स्तंभ लेख, जो स्तंभों पे लिखा गया है, स्तंभ लेख। और तीसरा आप क्या बोल सकते हो? गुहा लेख, यानी गुफा लेख, गुफा लेख मतलब गुफाओं में जो लिखा गया है। अब बता दो तो शिलालेख किसे बोलते हैं? शिलालेख उसे बोलते हैं रॉक एडिक्ट, मतलब इंग्लिश में बोला गया है रॉक एडिक्ट, मतलब पत्थरों पे जो बड़े बड़े चट्टानों हैं उस पर जो गुदवा के लिखा गया है उसे शिलालेख बोला गया है। या फिर बड़े बड़े पत्थरों को जो उखड़ खाबड़ से प्लेन करके, समतल करके जो उगा के लिखा गया ठोक ठाक के अशोक के बारे में, जो अशोक ने बोला है उसके धर्म, नीति, राजनीति के बारे में, उसे क्या बोला गया है? रॉक्स पे जो लिखा गया है, बड़े बड़े चट्टानों पे लिखा गया उसे शिलालेख बोला गया है। बड़े बड़े पत्थरों के स्तंभ या लोहा का स्तंभ पे जो गुदवा के लिखा गया है उसे स्तंभ लेख बोला गया, कि वह स्तंभ लेख है। वो गुफाओं के दीवारों पे जो अंदर में लिखा गया उसे गुफा अभिलेख बोलते हैं। अशोक के 3 गुफा लेख मिलते हैं, जो कि तीनों बराबर की पहाड़ियों की तरफ है बिहार में। ठीक है, उसके अलावा बाहर में गुफा लेख नहीं मिलता अशोक के। लेकिन इसके शिलालेख पूरे इंडिया में मिलते हैं, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, नेपाल, बांग्लादेश, सारे जगह मिलते हैं अशोक के शिलालेख। ठीक है, जो कि या फिर स्तंभ लेख सारी जगह मिलते हैं। 3 जगह लिखा गया है। शिलालेखों की संख्या 14 है। ठीक है, मैं अभी से मिटा दे रहा हूँ, बहुत सारा हो गया है। तो यहाँ पे देख लो कि स्तंभ लेखों की संख्या, शिलालेखों की संख्या जो है, भाई गर्मी है यार, गर्मी इसलिए क्योंकि फ़ैन में बंद कर दिया, ऊपर से गर्मी ऊपर से तपती है, तो गर्मी तो है। आप लोग को लग रहा होगा कि दिखने में गर्मी में पसीना में भीग गया हूँ बिल्कुल भी। तो देख लो, बता देता हूँ आपको जानकारी इतनी अच्छी सी समझ में आ जाए। अगर फास्ट बता रहा हूँ तो आप कमेंट में बताना कि थोड़ा फास्ट बता रहे हो, समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, कमेंट में आप बताना। अच्छा लगे तो फिर बताना कि हाँ अच्छा पढ़ाए हो, अच्छा लगा, समझ में आया, तो मैं आगे भी बताऊँगा और अच्छे से। तो ठीक है,
तो देखो यहाँ पे अशोक के क्या मैंने बता दिया वो। अरे चलो इतना पसीना गिर गया, मैं तो अभी देख रहा कितना पसीना चल गया। ओ भाई चलो ठीक है, देख लो अब पसीना चल गया चल गया। अब मैं क्या बता रहा था, हाँ कहाँ था मैं, तीन अभिलेख, तीन टाइप के इसके अभिलेखों को बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुफालेख। ठीक है, शिलालेखों की संख्या इसकी 14 है। ठीक है, इसके टोटल अभिलेख अभी तक जो खोजे गए वो लगभग 40 है, जिसमें से क्या है 14 शिलालेख है, 7 स्तंभलेख है और 3 गुफालेख है। ठीक है, याद रखना ये। तो जो सबसे पहले मतलब इसके अभिलेखों को किसने खोजा था, तो 1750 में पादेत्री फेंथलर, ठीक है, फेंथलर ने लिख लो ना, क्या दिक्कत है, फेंथलर ने, ठीक है, 750 में फेंथलर ने ये खोजा था क्या, इसके शिलालेखों को। लेकिन सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो 1837 में इसके अभिलेखों को सबसे पढ़ने में जो सफलता पाई थी वो जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, जेम्स, नाम पूरा याद रखना, जेम्स प्रिंसेप ने इसके अभिलेखों को, उसके पहले कोई नहीं पढ़ पाया था, क्योंकि अब इसके अभिलेख जो हैं वो क्या था, वो प्राकृतिक भाषा में थी। प्राकृतिक भाषा अंग्रेजों को पढ़नी नहीं आती थी, और वो इंडियन वाले तो उस समय पढ़े लिखे थे नहीं बिल्कुल इंडियन वाले। ठीक है, और इंडियन वालों को कोई अलाउड भी नहीं था ये सब खोजने का। तो 1837 में सबसे पहले बाकी बंदे ने इग्नोर कर दिया, कुछ बंदे ने जताया कि चलो क्या लिखा है पढ़ा जाए, तो पढ़ा। तो इसने सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने, जो कि कनिंघम के अंडर रहते थे, कनिंघम सर्वेक्षण विभाग के उस समय जनक थे भारत में, तो उनके अंडर ये सब रहते थे। जेम्स प्रिंसेप जो है सबसे पहले सफलता पाई थी 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेख पढ़ने का। ठीक है, और ये प्राकृतिक भाषा में, जो कि ब्रह्मी लिपि होती है। ब्रह्मी लिपि में प्राकृतिक भाषा, संस्कृत भाषा, द्रविड़ भाषा ये सब आते हैं। ठीक है, ब्रह्मी लिपि के जितने भी इसके शिलालेख मिले वो सारे भारत में मिले हैं। अब मैं बताता हूँ। तो पैंथलर ने पाया, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा, सबसे पहले खोज किसने किया, पैंथलर ने 1750 में। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ने में सफलता पाई थी। ठीक है, पढ़ने में सफलता पाई थी, पढ़ा, क्योंकि आप कन्फ्यूज हो जाओगे। अब क्या होता है, इसके अभिलेख जो हैं, क्या है इसके अभिलेख, 4 लिपियों में मिली थी। तो इसके अभिलेख 4 लिपियों में मिली थी। मेनली अभिलेख जो है अशोक के 4 लिपि में मिली थी। लिपि में, अभी जो हमारा हिंदी है वो देवनागरी की लिपि है। ठीक है, इंग्लिश रोमन लिपि है, उर्दू अरबी जो है वो अरबी लिपि है, उर्दू। ठीक है, तो यही चीज़ जान लो आप। वैसे ही 4 लिपियों में मिला गया था। उस समय कौन कौन लिपि थी, पहला लिपि, हिंदी नहीं चलता था अशोक के समय में, प्राकृतिक भाषा, जो कि महावीर जैन के भाषा थे। महावीर जैन जो अपने उपदेश दिए थे वो प्राकृतिक भाषा में दिए थे, और महात्मा बुद्ध मगधी भाषा में, ठीक है, अर्ध मगधी में, पाली भाषा में। तो वैसे ही ये है लिपि जो है ये प्राकृतिक भाषा में भारत में जो पाए गए थे। 4 लिपि कौन कौन से थे, पहला लिख लो अरमाइक लिपि, अरमाइक लिपि। दूसरा लिख लो कौन सा, खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि। तीसरा लिख लो ग्रीक लिपि, ग्रीक भाषा है, ग्रीक लिपि। ठीक है, और चौथा लिख लो ब्रह्मी लिपि, ब्रह्मी लिपि। ठीक है, अब देख लो अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि अफगानिस्तान में मिले हैं। ठीक है, अफगानिस्तान के जो हैं सारे कुना अभिलेख और कंधार में जो अभिलेख मिले, सारे कुना और कंधार में जो अभिलेख मिले हैं, शिलालेख मिले हैं, उस पे ग्रीक भाषा लिखा है, ग्रीक लिपि लिखा है और अरमाइक लिपि लिखा है। ठीक है, 2 ऐसे मिले हैं पत्थर वहीं पे, 2 शिलालेख जो कि द्विभाषी है, उसमें 2 भाषा का उपयोग किया गया। अरमाइक लिपि भी उसी में यूज़ किया गया है और ग्रीक भाषा भी उसी में, ग्रीक लिपि भी उसी में याद किया। इसलिए जब पूछेगा कि कहाँ से हमें अशोक के द्विभाषीय अभिलेख मिलते हैं, तो अफगानिस्तान के सारे कुना और कंधार में मिलते हैं। ठीक है, द्विभाषीय अभिलेख, उस पर कौन से लिपि लिखा है, एक अरमाइक लिपि है और एक क्या है, अरमाइक लिपि में लिखा गया, एक ग्रीक लिपि में लिखा गया, आप याद रखना। ठीक है, और खरोष्ठी लिपि है, ये 2 ही जगह, 2 ही शिलालेख में यूज हुआ है। खरोष्ठी लिपि अशोक के 2 ही शिलालेख में यूज हुआ है, जो कि एक है शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में, मानसेहरा पाकिस्तान में। 2 जगह है जहाँ से ये दोनों शिलालेख मिले हैं, जो कि खरोष्ठी लिपि में। खरोष्ठी लिपि उर्दू की तरह होती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, याद रखना, नोट करके लिख लेना। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, और जो दोनों मिला है शिलालेख वो दोनों पाकिस्तान में मिला है। कहाँ में, पाकिस्तान की जगह पे, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा में, याद रखना ये। अब क्या, अरमाइक लिपि अफगानिस्तान में मिला है, अरमाइक और ग्रीक जो है वो अफगानिस्तान के शिलालेख में मिला है। और भारत में जितने हैं, ये 2 को छोड़ के भारत में जितने भी शिलालेख मिले हैं सारे ब्रह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ब्रह्मी और प्राकृतिक भाषा में। ठीक है, ब्रह्मी लिपि यानी प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। बस अब याद रखना, तो ज़्यादा चीज़ तो मैं लिखा नहीं सकता, उससे ज़्यादा बोल दे रहा हूँ मैं। अब मैं क्या बताऊँ इसके आगे, अभी तो बहुत सी जानकारी है मेन जो है, अब ये सब लिखो अभी, और इससे ज़्यादा डिटेल्स में है नहीं। अभी ज़्यादा डिटेल्स में क्या, जो फालतू चीज़ थोड़ा ना पढ़ना है कि कहाँ से मिला, एक चीज़ बताओ, वैसे बता दूंगा मैं आपको, चाहते हो तो। अरमाइक, खरोष्ठी, ग्रीक और ब्रह्मी लिपि 4 टाइप के इसके थे। ठीक है, और क्या बताऊँ मैं,
सबसे पहले किसने सफलता पाई थी, सबसे पहले ये क्या किया, उसके बाद और भी जानकारी बहुत सारी। अब तो जाने जानकारी नहीं है। अब आप ज़्यादा लिखना चाहते हो तो शिलालेखों, अभी अशोक के जो 14 शिलालेख है उसके बारे में पढ़ लो। शिलालेख देखो, एक बृहद शिलालेख था, एक लघु शिलालेख है। बृहद शिलालेख जो कि टूटा फूटा नहीं है, बिल्कुल एकदम मस्त है लिखा हुआ, वो बड़ा बड़ा, वो है बृहद शिलालेख 14। वैसे ही 13 या 14 लघु शिलालेख भी हैं जो कि टूटे फूटे हैं, आधा टूट फूट गया है, आधा पे लिखा हुआ है, आधा कैसे टाइप का, उसे लघु शिलालेख बोला गया। जो कि 14 बृहद शिलालेख में नहीं शामिल किया गया, उसे अलग रखा गया है, उसे बोला गया लघु शिलालेख। वैसे ही एक बृहद स्तंभ लेख है और स्मॉल स्तंभ लेख है। ठीक है, तो इसलिए 5 टाइप में बांटा गया इसके स्तंभ लेख को, लेकिन आप 3 टाइप में समझना, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुफा लेख। तो ठीक है, बृहद शिलालेख में 14 है, और 14 है वो, जैसे मास्की गुर्जर अभिलेख, मास्की गुर्जर अभिलेख, ये सब जो क्या है वो सब लघु शिलालेख में आते हैं। और बाकी जो 14 वही बताऊंगा मैं, जो शहबाजगढ़ी, मानसेरा, धौली, जौगढ़, सोपाड़ा, किसला और क्या गिरनार, ये सब में जो मिला है, गिरनार के जूनागढ़ में ये सब जो अभिलेख मिला है, एरागुड़ी में ये सब जो अभिलेख मिला है, ये सब जगह पे मिला है। 8 जगह से मिला था, इसके 14 अभिलेख जो हैं 8 जगहों से मिला है। किसी किसी जगह पे, किसी किसी जिला में 2-2 अभिलेख हैं अशोक के। ठीक है, शिलालेख है, शिलालेख है, अभिलेख नहीं शिलालेख। ठीक है, तो किसी किसी जगह पे 2-2 क्या है, शिलालेख है जो मिले हैं अशोक के। तो 8 जगहों से मिला है इसके 14 शिलालेख, याद रखना ये 8 जगहों से। 8 जगह में मैं बता दिया अभी, आप मेरा वीडियो रोक के धीरे धीरे पढ़ लेना। एक है शहबाजगढ़ी, लिखाऊंगा नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी। शहबाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान में है, मानसेरा पाकिस्तान में है, किसली उत्तराखंड के देहरादून में है, यहाँ से मिला है एक। फिर एरागुड़ी करनूल प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के। सोपारा महाराष्ट्र में है, थाने के, महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र में थाने जिला है, वहाँ पे है। और क्या एरागुड़ी, धौली और जौगढ़ दोनों उड़ीसा में है। धौली है, धौली में ही पहला शिलालेख लिखा गया अशोक का, जो अशोक का पहला शिलालेख है वो धौली में ही लिखा गया है, पशु बलि की निंदा। ठीक है, उड़ीसा में लिखा गया, उड़ीसा के पुरी जो राज्य है, पुरी जिला है, वहाँ पे धौली जगह पे ये स्तंभ लेख है, शिलालेख है। तो ठीक है, ये धौली जगह पे है। उसके बाद जौगढ़ एक है, गंजम नाम के एक जिला है वहाँ पे उड़ीसा में, वहाँ पे स्थान है क्या, जौगढ़, वहाँ पे एक शिलालेख मिला है अशोक का। तो 2 उड़ीसा से हो गया, 8 जगह बता दिया मैंने, सोपाड़ा, एरागुड़ी, जौगढ़ थे, शहबाजगढ़ी, मानसेरा और क्या किसली देहरादून का। तो 8 हो गया आपका। तो ये 8 जगह से मिला है इसके 14 शिलालेख हो। ठीक है, आप ये लिख लेना रोक करके, पूछ देगा क्वेश्चन तो बता देना। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है सभी बंदों से, बहुत सारे टीचर या बंदों आपको बताते नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा आर्ट्स का मतलब वो हूँ, ऑनर्स का, तो थोड़ा सा पढ़ लिया हूँ एक्स्ट्रा गलती से, तो बता दिया हूँ आपको। ठीक है, वैसे और भी बंदे आपको पढ़ाएंगे जो अच्छे अच्छे लेवल के होते हैं, वो पढ़ाएंगे आपको, बताएंगे ये सभी कहाँ से मिला है। मेरे ज़्यादा जानकारी आपको दे सकते हैं हो सके तो, लेकिन मैं जितना मुझे मालूम है उतना मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, किसी को कुछ डाउट लगे तो वो कमेंट में पूछ सकता है। तो वीडियो शायद लंबी हो गई, जल्दी मैं खत्म करता हूँ, क्या पता 14 अभिलेख खत्म होगा कि नहीं। मैं खत्म करता हूँ 14 अभिलेख को वैसे, क्योंकि वीडियो लंबी है तो आप 2 टाइम में देख लेना, क्या दिक्कत है। जब बोरिंग हो रहे हो तो 2 टाइम में देख लेना, नॉलेज से मतलब है ना। तो देख लो, ये हो गया अभिलेख। अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब क्या होता है, अभी के 14 अभिलेखों में क्या क्या लिखा है। अभी देखो, कलिंग युद्ध के बाद ही शिलालेख जो है लिखना अशोक ने स्टार्ट किया था। अब उस 14 शिलालेखों में क्या लिखा है, बस मैं आज वो बताऊंगा, बाकी मैं कल बताऊंगा। तो बस आप इतना जान लो आज कि जो 14 अभिलेख है उसमें क्या क्या लिखा गया है, बस इसके बारे में बता देता हूँ। वीडियो भी थोड़ी 45 मिनट की हो जाएगी, जल्दी खत्म कर दूंगा, ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा। वीडियो लंबी हो ही जाती है, मैं हमेशा चाहता हूँ कि कम में बने, लेकिन लंबी हो ही जा रही है। ठीक है, तो ये अशोक का पहला वीडियो ही समझ लेना, ज़्यादा आपको मालूम है तो इसके हटा देता हूँ। तो देख लो 14 शिलालेख जो है अशोक के, बृहद शिलालेख, उस पर क्या क्या लिखा गया है आप जान लो, अशोक ने क्या क्या लिखा गया है। तो पहला शिलालेख यहाँ पे लिख लो, अशोक के 14 शिलालेख, डैश मारो, 14 शिलालेख कहाँ से मिले हैं, 8 जगहों से मिले हैं 14 शिलालेख। ठीक है, और कौन कौन से हैं ये, मतलब कहाँ कहाँ मिले हैं वही मैं बता दिया हूँ। खरोष्टी लिपि वाले कहाँ मिला है, अरमाई ग्रीक वाले कहाँ मिला है, और ब्राह्मी लिपि वाले कहाँ मिला, ये भी बता दिया हूँ मैं। अब 14 अभिलेख है, उसके बारे में आप जानकारी ले लो। तो अशोक के पहला शिलालेख लिखो। ठीक है, यहाँ पे मैं बताता हूँ, पहला शिलालेख लिखो। मैं पहला लिखूंगा, लेकिन आपको लिखना है पहला शिलालेख। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे डैश देना है कि पहला शिलालेख में, मैं बोल दे रहा हूँ, लिखाऊंगा तो नहीं बिल्कुल भी उतना, क्योंकि लिखाने में वो हो जाएगा। आप धीरे धीरे बोल देना और वीडियो रोक रोक के लिख लेना। तो अशोक का पहला शिलालेख में क्या क्या लिखा है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पहला शिलालेख। ठीक है, रेड में लिख देता हूँ, ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, और मैं बोल दूंगा। ठीक है, क्योंकि जल्दी हो जाएगी। पहला शिलालेख, 14 शिलालेख। पहला शिलालेख में अशोक ने क्या बोला है, तो पहला शिलालेख में अशोक ने पशु बलि की निंदा किया है कि पशु की बलि देना बंद करो हमारे पूरे राज्य में, सिर्फ पाटलिपुत्रा में नहीं, पूरे मगध का जहाँ तक इलाका है सारे जगह पशुओं की बलि देना खत्म, चाहे वो धर्म में हो, क्योंकि ये बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लिया था। बौद्ध धर्म में हिंसा को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दी जाती है, हिंसा को बिल्कुल बंद कर दो।
तो वैसे ही अशोक ने पूरे अपने राज्य में पशु बलि की बंद करवा दिया था, जो कि अनुष्ठान में काटे जाते हैं, युद्ध के समय काटे जाते थे, सारे पशु बलि की निंदा कर दिया, बंद कर दिया हत्या करना। और बस 2 करते थे, एक मृग करता था और 2 मोर कटा करते थे, ठीक है, 2 मोर और 1 मृग कटा करते थे। इसकी जानकारी पहले शिलालेख में अशोक के, वो भी अशोक ने बोला कि आगे जाके बंद कर दूंगा धीरे धीरे, ठीक है। तो ये बात कहाँ लिखा है? पहले शिलालेख में। अब आते हैं दूसरे शिलालेख के बारे, ये आप लिख लेना, दूसरा शिलालेख। मैं यही लिख दूँ ना, दूसरा शिलालेख, यहाँ पे आप ये दे देना। दूसरा शिलालेख में अशोक ने क्या बोला है? तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये सब देख लो, ठीक है। तो दूसरे शिलालेख में अशोक ने क्या बोला है कि मनुष्य और जो गरीब मनुष्य हैं, जिसके पास पैसे दिखाने के लिए नहीं है, और जो बाकी पशु भी हैं, उनके चिकित्सा व्यवस्था के बारे में इसने बताया। दूसरे शिलालेख में अशोक ने पशुओं और मनुष्यों को चिकित्सा व्यवस्था के बारे में प्रबंध करवाया है, डॉक्टरों का प्रबंध किया है, हॉस्पिटल का प्रबंध किया है, सड़क निर्माण का प्रबंध किया है, पानी की व्यवस्था किया है, जगह जगह कुएँ खुदवाए हैं, ये सब का व्यवस्था किया अशोक ने दूसरे शिलालेख में, ठीक है। ये भी आप याद रखना। तीसरे शिलालेख में क्या है? तो ये हो गया दूसरा शिलालेख। तीसरे शिलालेख में क्या है कि तीसरे शिलालेख में अशोक ने अपने किसे दिया है? तीसरे शिलालेख में अशोक ने अपने मतलब राजाधिकारियों को ये आदेश दिया है कि वो हर 5 वर्ष अपने प्रजा का अपने मगध के एरिया पे दौरा करे, चाहे जिस जिस प्रांत का हो, 5 प्रांत होते हैं अशोक के समय में, तो अपने अपने एरिया का वो दौरा करे और वो धर्म प्रचार भी किया करे, ठीक है, कि धर्म को लोग भूले ना, सारा कुछ धर्म ही है, तो धर्म को भूले ना, और बार बार आप हर 5 साल में अपने एरिया का निरीक्षण करो, घूमने पे जाओ, भ्रमण पे। और कुछ धार्मिक विचारों का भी उसमें लेख किया है अशोक ने तीसरे अभिलेख में। तो पूछ देगा कि धार्मिक विचारों का उल्लेख के बारे में किस अभिलेख में है अशोक के, किस शिलालेख में है, तो बोल देना आप तीसरे शिलालेख में, ठीक है। वैसे ही चौथा शिलालेख लिखो। चौथा शिलालेख में अशोक ने कुछ नहीं बोला है, बस बोला है कि भेरी घोष के जगह धम घोष, भेरी घोष के जगह धम घोष की स्थापना। आप तो लिख तो लोगे नहीं, इतना समझदार हो, मुझे लिखना देखो, एक जगह नहीं है, दूसरा वीडियो लंबा हो जाएगी, तो मैं लिखा नहीं रहा हूँ, इसलिए आप मैं बोल दे रहा हूँ, धीरे धीरे करके लिख लेना। चौथे शिलालेख में अशोक ने क्या बोला है? भेरी घोष के जगह धम घोष की मतलब बात की है। भेरी घोष के मतलब कि जो हम काट कूट के लड़ाई करके जो एरिया हड़पते हैं, वो अब धर्म की नीति से हड़पेंगे तो नहीं, लेकिन क्योंकि उसके समय अंडर आ गया था सारे डर से इसके, तो हड़पना नहीं है, मतलब धर्म की नीति पे चलेंगे, धर्म घोष की बात की है भेरी घोष के मतलब कि जो एरिया है वो अपनी तरफ कब्जा करना, चाहे लड़के चाहे कुछ करके। तो वही कलिंग युद्ध के बाद ही बोला है कि भेरी घोष की जगह धर्म घोष की व्याख्या की है। धर्म घोष के मतलब धर्म से ही सारे काम करेंगे, धर्म से ही अब एरिया को आना चाहता है तो आए, नहीं तो अपने राज्य में वो रहे, तो धर्म घोष की व्याख्या की है चौथे में। पाँचवा शिलालेख में क्या बोला अशोक ने? 5वां शिलालेख में इसने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की है। 5वां शिलालेख में अशोक ने धर्म महामात्रों मतलब धर्म के जो रक्षा करने वाले होते हैं, इससे अजीबों के रक्षा करेंगे, धर्म के बारे में देखेंगे, और महामात्रों का मतलब मंत्री, तो धर्म मंत्रियों का नियुक्ति किया इसने, 5वें शिलालेख में बोला गया है, ठीक है। और धर्म महामात्रों को ही ये क्या दिया था? आदेश दिया था कि वो अजीबकों को ध्यान रखे, ठीक है, अजीबको जो अजीब संप्रदाय के थे। छठे शिलालेख, चौथे हो गया, पाँचवा हो गया ना, पाँचवा तो ये मैं बता दिया हूँ, ये सब लिखना क्या जरूरी है। छठा शिलालेख में अशोक ने क्या बोला है तो बताता हूँ। अशोक ने छठा शिलालेख में ये बोला है, आत्मनियंत्रण की बात की है। आत्मनियंत्रण के मतलब आत्मसुरक्षा, और आत्मनियंत्रण के मतलब ये होता है कि इसने धर्म महामात्रों को आदेश दिया था, और भी जो प्रजा के मेन मंत्री हैं उसके आदेश दिया था ये। एक मिनट रुक जाओ। तो ये आदेश दिया था अपने धर्म महामात्रों को कि जब भी मैं सोया रहूं, चाहे अपने रानी के साथ रूम में रहूं, आप मेरे को आके बताओगे, ठीक है, चल रही है ना? हाँ, आप मुझे आके सारे चीज़ के बारे में बताओगे, ठीक है, जानकारी दोगे मुझे प्रजा के बारे में। क्लिक किया तो वो ब्लर हो जाएगी वैसे ऐसे। हाँ, तो फिर आप वो दोगे मुझे जानकारी, मैं कहीं भी रहूँ, कोई कोने में रहूँ, मुझे हर चीज़ों का न्यूज़ मुझे पहुँचता रहे धर्मों के बारे में, ठीक है। तो धर्म महामात्रों को ये बेसिकली दिया जाता है कि आप मुझे वो दोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे छठा हो गया। सातवां शिलालेख, ये कंजूसी का फायदा है भाई, समझा है। तो ये 7वां अभिलेख जो है, 7वां अभिलेख में क्या बोला है कि 7वां और 8वां अभिलेख दोनों एक ही है। इसमें है कि अशोक अपने तीर्थ यात्रा के बारे में बताता है कि जो घूमने गया, अपने 10वें वर्ष बोध गया है, 12वें वर्ष वहाँ गया है, 20वें वर्ष लुम्बिनी गया है, ये सब जो अपने उपासक के साथ गया है। 256 रातें ये अपने धर्म यात्रा में व्यतीत किया था। ये सब के बारे में जानकारी से 7वें और 8वें अभिलेख मिलता है। तो 7वें 8वें अभिलेख एक ही है दोनों, ठीक है। तो 7वां एंड 8वां दोनों आप एक ही लिख लो।
7वां एंड 8वां, ठीक है, एंड 8वां अभिलेख। मैं यही देता हूँ शॉर्ट में, ये 9वां हो गया है और ये 10वां हो गया है, ठीक है। तो 8वां अभिलेख में तीर्थ यात्रा के बारे में जानकारी मिलती है इसके, कि जो अशोक ने तीर्थ यात्रा किया है लुम्बिनी में, बोधगया में, ये सब में, ठीक है, इसकी जानकारी मिलती है। 9वां अभिलेख में इसने सच्चे भेंट और सच्चे शिष्टाचार की व्याख्या किया है। मतलब सच्चे शिष्टाचार और सच्चे व्याख्या ये हो गया, सच्चे शिष्टाचार और सच्चे भेंट की व्याख्या, कि आप जो भी प्रजा में गरीब हो, दासी हो, दास हो, ब्राह्मण हो, सारे के सम्मान की बात की है। किसी को नीचा नहीं कोई दिखाएगा, सारे का सम्मान करेगा, सम्मान की बात की है अशोक ने, ठीक है। तो ये 8वें शिलालेख में। अब 9वें शिलालेख में बोलो, 9वें शिलालेख में हो गया ये 8वें में तो इसकी व्याख्या किया है, इसके तीर्थ यात्रा के बारे में। ये 9वें में यहाँ देख लो, ये 9वें शिलालेख में, ये भी लिख देता हूँ। 9वें शिलालेख में क्या बोला है कि सच्चे भेंट और सच्चे शिष्टाचार का व्याख्या किया। आप लिख लेना नीचे में, ठीक है। सच्चे भेंट, इसके मतलब ये हो गया है कि आप जो भी दास दासी हो, ब्राह्मण जो हो, जो भी गरीब हो, सारे के रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, शिष्टाचार में, बस ये हो गया है। 10वें शिलालेख लिखो यहाँ पे, 10वां शिलालेख, ठीक है। 10वें शिलालेख में अशोक ने क्या बोला है, इसमें क्या है कि राज्य के अधिकारियों को ये आदेश दिया है कि जो भी नियम कानून बनेगा सारे प्रजा के हित में बनना चाहिए, ना कि आज के मोदी के जैसा कि अग्निपथ निकाल दे और प्रजा यहाँ पे आग लगा दे घर में, ठीक है, ऐसा नहीं बनना चाहिए। जो भी निकलेगा, अगर प्रजा विरोध कर रही है तो फिर विरोध में आपको करना है, ठीक है। प्रजा अगर विरोध कर रही है तो वो कानून को वापस लो। जैसे मोदी जी ने निकाले हैं अभी बहुत सारे, पहले तो किसान बिल निकाले थे, उस पर विद्रोह चला 1 साल 1.5 साल, वैसे अभी अग्निवीर योजना निकाले हैं, जो हमारे देश में प्रॉब्लम ही हो रही है अभी, क्योंकि हाँ, अब जो आर्मी में जाना चाहते हैं उसके लिए तो प्रॉब्लम है अग्निवीर योजना, मतलब इस स्कीम में। अब देश के लिए फ़ायदा है, देश के लिए फ़ायदा है तो फिर घर के बंदे को अब मैं क्या बोलूँ, इसमें ज़्यादा बोलूँगा नहीं, ठीक है। तो यही है आपका कि जो भी आदेश दिया 10वें शिलालेख में अशोक ने, कि जो भी राज्य अधिकारी कुछ भी कानून लॉ बनाएगा, जो भी बनाएगा, सारे प्रजा के हित में बनना चाहिए, उससे बाहर नहीं। अगर प्रजा विरोध करे तो उसको एक्सेप्ट करके वापस लो उस कानून को, वैसे ही बोला है, ठीक है। ये 10वें शिलालेख हो गया। देना वो कितने मिनट का हुआ है? हाँ, जल्दी जल्दी ख़त्म कर दे रहा हूँ। उसके बाद जो हो गया है ये, अब देखो 10 शिलालेख हो गया, 4 शिलालेख और बचा है। 4 शिलालेख जो बृहद शिलालेख है उसमें जो चारों में जानकारी दी है वो ये है कि अब देखो 10वां हो गया है, 11वां शिलालेख लिख लो यहाँ पे, 11वां शिलालेख, ठीक है। 11वां शिलालेख, 11वां शिलालेख में अशोक ने क्या बोला है कि इसमें धर्म की व्याख्या की है, ठीक है। धर्म की जो धर्म नीति है बौद्ध धर्म की, उसकी व्याख्या की है, बस, और कुछ भी नहीं। ये तो आप जानते हो धर्म की व्याख्या क्या होता है, तो धर्म की व्याख्या की है। वैसे ही 12वां शिलालेख, 12वां शिलालेख में ये स्त्री महामात्रों की नियुक्ति के बारे में बात किया है, ठीक है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की, मतलब स्त्री मंत्रियों की नियुक्ति और उसके सारे बातों के सम्मान करने का बात किया है, मतलब स्त्री को भी इक्वल ही वैल्यू दिया जाएगा उस टाइम अशोक के समय, ठीक है। तो ये शिलालेख में बताया है 12वें शिलालेख में कि स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और उसके सारे विचारों का सम्मान करने की बात किया है अशोक ने, ठीक है। अब आ गया है 13वां अभिलेख, 13वां शिलालेख, ठीक है। ये मैं फालतू में लिख देता हूँ, 13वां फालतू में टाइम हो जा रही है। 13वां शिलालेख और ये 14वां शिलालेख, ये भी आप लिख लो, 14वां शिलालेख। मैं ये लिखता हूँ कि थोड़ा आपको अच्छा लगे लाइन बाय लाइन। तो 14वां शिलालेख में ये अशोक ने बताया, पहले मैं क्या बताया हूँ 13वां शिलालेख, 12वां शिलालेख में बता दिया हूँ, 12 में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, 13वां में अशोक ने जो कलिंग युद्ध में तहलका मचाया था उसके बारे में जानकारी मिलती है 13वां शिलालेख में, और जो इसका हृदय परिवर्तन होता है, उसके बाद बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लेता है, ये सब सारी जानकारी 13वें शिलालेख मिलता है। और जो इसका 5 यवन दोस्त थे, ठीक है, मिस्र का, ये सबका, जो भी सीरिया का, ये सब के पाँचों के बारे में इसी में जानकारी मिलती है। तो यवन शासकों के बारे में जो 5 के मित्र हैं इसी में जानकारी मिलती है, ठीक है, 13वें शिलालेख में। 14वें शिलालेख में अशोक ने अपने प्रजा जनता को धर्म के रास्तों पे चलना बताया, धर्म को फॉलो करना बताया, धर्म नीति से चलना बताया, ठीक है, कि धर्म को जितना अच्छा फॉलो करो क्योंकि धर्म से ही आपको पुण्य मिलता है, ऐसा बोला है अशोक का। मेनली जो रीजन है शिलालेख लिखवाने का खुदवा के, कि अगर आप इसे फॉलो करते हो तो बेशक आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, ये अशोक ने लिखवाया है। सारे कलिंग युद्ध के बाद ही लिखवाया शिलालेख, ठीक है। लगभग 40 शिलालेख अभिलेख इसके मिले हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बता दिया, इसके पहले जो भी सारा बता दिया मैंने, 14 शिलालेख बता दिया है। अब कल मैं 7 स्तंभ लेख बता दूंगा, ठीक है। 7 स्तंभ लेख कहाँ कहाँ से मिले हैं और क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद 3 गुफा लेख मिले हैं जो बराबर के पहाड़ियों से मिले हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा कि क्या क्या इसकी नीतियाँ थी, समिति थी 6। तो अब अशोक का भी 2 क्लास और लगेगा मेनली। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कितना टाइम का हो गया, 50 मिनट हो गया। हाँ, तो आज के लिए ये शिलालेख आपको बेहतर मालूम हो गया होगा, ठीक है। जो भी मैंने अशोक के बारे में बताया, अशोक के मम्मी कौन है, पापा कौन है, कैसे राजा बना, इसके बारे में थोड़ा जानकारी मैं इसके पहले वाले वीडियो में दे चुका हूँ, हिस्ट्री में जाकर देख सकते हो। वैसे ही अभी अशोक के बारे में मैंने बता दिया हूँ, इसमें पार्ट 2 समझो इसे, ठीक है। तो किसी को कुछ भी डाउट मिले
आप कमेंट बताना। हाँ, इसे पढ़ने के बाद आपको बेशक सारे क्वेश्चन आंसर बनेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं, आप ये देख लेना। अगर छूटता है तो मेरे को कमेंट बताना। तो इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा फिर अशोक के बारे में। तो जो भी जानकारी आपको मतलब डाउट लगे पूछ सकते हो कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। अब इतनी हो गई, काफ़ी हो गई 45 मिनट्स की।